हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड। स्टोरी आज 2008 की है और ये केस 2008 में बहुत हाईलाइट रहा और हर कोई इस बारे में जानना चाहता था। तो इसी पे आज हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस रात में क्या क्या हुआ होगा। तो फ्रेंड शुरू करते हैं अपन राजेश तलवार से। राजेश तलवार ने प्रोस्थेटिक डेंटिस्ट्री मास्टर कोर्स कर लिया था और उन्हीं के साथ पढ़ रही थी नुपुर तलवार, जिन्होंने ऑर्थोडेंटिक्स में अपना पोस्ट ग्रेजुएट किया। तो C42 हौज खास और अन्य अस्पतालों में और इनकी क्लिनिकों में ये लोग काम कर रहे थे और पढ़ाई के बाद यानी कि 1989 में राजेश और नुपुर तलवार ने शादी कर ली थी और A1 143 आज़ाद नगर अपार्टमेंट में अरविंद मार्ग नई दिल्ली में रहने लगे थे और वहीं इनका जीवन व्यतीत हो रहा था। तो इनकी शादी के लगभग 5 साल बाद एक लड़की का जन्म हुआ, जो कि सर गंगाराम हॉस्पिटल में हुआ। 1994 की ये बात है, इनकी शादी के लगभग 5 साल बाद, जिसका नाम था आरुषि तलवार। और राजेश तलवार के माता पिता जो थे वो उनका देहांत हो चुका था, तो इनका शेड्यूल जो था बहुत बिजी था, तो इनको घर से बाहर रहना पड़ता था काम के सिलसिले में। तो नुपुर और राजेश तलवार ने सोचा कि हम एक फ्लैट ले लेते हैं नोएडा सेक्टर 25 जलवायु विहार, फ्लैट नंबर L32। ये फ्लैट लेने का एक कारण था क्योंकि नुपुर के माता पिता यानी कि आरुषि के नाना और नानी इसी फ्लैट से थोड़ी दूरी पर रहते थे। तो इस कारण से उन्होंने इस फ्लैट को ले लिया था। अब दिन भर जो है आरुषि अपने नाना नानी के पास रहती थी, क्योंकि राजेश तलवार और नुपुर बाहर रहते थे काम के सिलसिले में। नुपुर का आने का समय जो शाम का था वो 6 से 7 के बीच लगभग हुआ करता था और राजेश तलवार थोड़ा लेट आ जाते थे। इसलिए उस बीच आरुषि तलवार जो है घर में रहे अकेली या किसी नौकरानी वगैरह के साथ, उससे बेहतर है कि वो अपनी नानी के पास रहे और उसको संस्कार भी मिलते रहेंगे। ये सोच के उन लोगों ने इस फ्लैट को लिया था और यहीं फिर उनका जीवन व्यतीत होता है। अब आ जाता है 2008। 2008 में आरुषि की उम्र लगभग 14 साल थी। आरुषि दिल्ली के एक पब्लिक स्कूल में पढ़ रही थी, जो कि 9वीं कक्षा की छात्र थी और इनके साथ इन्हीं के घर पर एक नौकर भी रहता था, जो कि 2007 से इनके साथ था, जो कि एक पूर्व नौकर के आग्रह करने पर, हालांकि पूर्व जो इनका नौकर था वो जब भी कहीं छुट्टी पर जाता था तो अपने पीछे किसी न किसी को छोड़ जाता था। तो एक बार उसने हेमराज को छोड़ा, तो इनको शायद हेमराज के हाथ का खाना या उसका व्यवहार पसंद आ गया हो, तो उन्होंने इसी को फाइनल कर लिया था। तो 2007 से उनके साथ हेमराज रह रहा था।
हेमराज मूल रूप से नेपाल का निवासी था और हेमराज की 2 बच्चियां थीं और वो नेपाल में ही रहती थी। इसके अलावा राजेश तलवार और नूपुर तलवार के घर एक नौकरानी भी थी। हालांकि वो इनके यहाँ रहती नहीं थी, मगर वो उसका काम ये था कि दिन में वो 2 बार आती थी और साफ सफाई उसके हवाले था, झाड़ू पोछा वगैरह उसी का काम था। और हेमराज का जो काम था वो घर का खाना वगैरह बनाना, परोसना और घर के खाने पीने वगैरह की चीज़ों को बाज़ार से लेके आना, ये सब इसमें शामिल था। अब आ जाती है 15 मई की तारीख। 15 मई को आरुषि सुबह 6 बजे जाग जाती है स्कूल जाने के लिए और नूपुर तलवार भी जाग जाती हैं उसे तैयार करने के लिए। हेमराज द्वारा उनका नाश्ता बनाया जाता है और आरुषि तलवार जो है स्कूल के लिए रवाना हो जाती है और उनका यही रूटीन रोज़ाना का होता था। और आरुषि तलवार की स्कूलों की जो है समर वेकेशन होने वाला था, जो कि 16 मई से स्टार्ट था। तो ये 15 मई के जो स्कूल डे था उनका लास्ट था। इसके बाद उनकी छुट्टियां लगने वाली थी। तो जो है इस दिन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट से अपने फ्रेंड से वगैरह से मिलने जाती हैं और मिलकर उनकी स्कूल लगभग 1-2 बजे के आसपास छूट जाता है और वो अपने नाना नानी के घर आ जाती हैं। अब नाना नानी के घर वो शाम तक रहती हैं और शाम को 6 से 7 बजे के बीच उन्हें नूपुर तलवार अपने फ्लैट L32 पर ले जाती हैं और इसके बाद 9 बजे डॉक्टर राजेश तलवार भी घर आ चुके थे। डॉक्टर राजेश तलवार को उनका ड्राइवर उनकी ही ऑप्ट्रा कार में, जिसका नाम था मुकेश शर्मा, छोड़कर गया था और गाड़ी पार्क करने के लिए फिर पार्किंग एरिया में चला गया और वापस आकर डॉक्टर राजेश तलवार को उन्होंने कार की चाबी दी और 9:30 बजे तलवार परिवार खाना खा चुका था। और चूंकि आरुषि का जन्मदिन आने वाला था जो कि 24 मई को था, पर वो अपने जन्मदिन को शायद कुछ दिन पहले ही सेलिब्रेट कर लेती थी, क्योंकि स्कूल की छुट्टियां लग जाती थी और फिर जो है फ्रेंड भी अपने अपने घरों में और कुछ घूमने निकल जाया करते होंगे, तो इसलिए तो इस बर्थडे के गिफ्ट के तौर पर राजेश तलवार ने आरुषि के लिए एक कैमरा ऑर्डर किया था, जो कि लगभग उसी दिन आ गया था। तो देरी ना करते हुए राजेश तलवार ने उस तोहफे को उसी दिन आरुषि को दे दिया, जो कि एक कैमरा था सोनी डिजिटल। और आरुषि को ये 10 बजे मिल जाता है और आरुषि खुशी खुशी में इससे फ़ोटो भी क्लिक करती है और इसी से एक फ़ोटो आरुषि की क्लिक हुई थी 10:10 पे, जो कि उसकी लास्ट फ़ोटो में से एक थी। तो अब आरुषि सोने चले जाती है और तलवार दंपत्ति जो है वो भी अपने बेडरूम में चले जाते हैं और जो है लगभग रात के 11 बजे, क्योंकि राजेश तलवार को अपने काम के सिलसिले में एक ईमेल भेजना था, तो वो नूपुर तलवार को आरुषि के कमरे की तरफ भेजते हैं, क्योंकि उसी कमरे में
नेट का राउटर लगा हुआ था, तो वो उसे चालू करते, फिर अपना ईमेल भेजते। तो नूपुर तलवार आरुषि के कमरे में गई, राउटर चालू किया और वापस आ गई। और नूपुर के कमरे का जो गेट था वो इस तरह का गेट था जैसे कि होटलों में होते हैं, यानी कि यदि कोई बाहर निकल के उस गेट को लगा देता था तो अंदर से तो वो गेट खुल जाता था, मगर बाहर से बगैर चाबी के नहीं खुलता था। यदि आरुषि अंदर से उस गेट को लगा देती तो बाहर से कोई बगैर चाबी के उस गेट को खोल नहीं पाता था। तो इसके बाद लगभग 11:30 बजे राजेश तलवार और नूपुर तलवार जो है सो जाते हैं और आरुषि भी सो जाती है। अब सुबह होती है, सुबह यानी कि 16 मई। तो सबसे पहले घर में आती है उनकी नौकरानी भारती, यानी कि वो बाहर आती हैं और 3 बेल बजाती हैं। आमतौर पर इस बेल को जो सुनकर दरवाज़ा खोलता था वो था हेमराज, पर वो 3 बेल बजाती हैं पर कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। फिर वो पोछा लगाने के लिए कुछ सामान वगैरह लेने सीढ़ियों तक जाती हैं और वापस आती हैं, मगर दरवाज़ा फिर भी नहीं खुलता। अब वो फिर से बेल बजाती हैं। इस बार नूपुर तलवार जो है घर से हिटती हैं और कहती हैं कि शायद हेमराज बाहर से दरवाज़ा लगा के गया है, क्योंकि इनके जो मेन डोर थे वो 3 डोर थे। सबसे पहला जो डोर था वो आमतौर पर धक्का देने से खुल जाता था। सेकंड डोर था वो जाली का था और जो मेन गेट था वो लकड़ी का था। तो लकड़ी का गेट खोलकर नूपुर तलवार भारती से कहती हैं कि तुम्हें बाहर ही रुकना पड़ेगा जब तक कि हेमराज नहीं आ जाता। शायद वो दूध लेने पास ही की डेयरी में गया होगा। अब भारती कहती है कि वो लेट होगी, तो इसलिए वो नूपुर तलवार से चाबी मांग लेती है, यानी कि उस डोर की, कि आप मुझे चाबी नीचे से फेंक दें तो मैं आ जाऊंगी। तो भारती नीचे उतर जाती है और नूपुर भी अपनी बालकनी से चाबी को लंबा फेंकती है। जब भारती वापस गेट की ओर गई तो भारती का ये कहना था कि गेट जो पहला था वो धक्का मारने से खुल गया था। ये थोड़ा अजीब था। अब भारती अंदर एंटर हो जाती हैं और देखती हैं कि नूपुर तलवार रो रही हैं और चिल्ला चिल्ला के रो रही हैं और उनके पास आती हैं और कहती हैं कि ये देखो हेमराज ने क्या कर दिया। भारती भी शौक हो जाती है। तो नूपुर भारती का हाथ पकड़ के उनको आरुषि के कमरे में लेके जाते हैं। हालांकि इसके पहले भारती के एंटर होने से पहले राजेश तलवार जब उसी हॉल में घूम रहे थे तो उन्होंने उठने के बाद देखा था कि आरुषि का दरवाज़ा आमतौर पर बंद रहता था और बाहर से वो चाबी से खुलता था। हालांकि अंदर से वो जब चाहे खोल सकती थी, तो वो बंद रहता था। मगर उन्होंने देखा कि सुबह को वो दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ है। तो पहले राजेश तलवार अंदर देखते हैं, फिर नूपुर देखती हैं। अब नूपुर भारती का हाथ पकड़ के उसको कमरे में ले जाती है।
तो भारती भी देख के शौक रह जाती हैं कि आरुषि की लाश जो है बिस्तर पे पड़ी हुई है, गला उसका कटा हुआ है और खून ही खून वहाँ बिखरा हुआ है। अब भारती नूपुर से पूछती हैं कि क्या मैं सबको बुला लाऊं या किसी को बताऊं, तो नूपुर जो है हाँ में गर्दन हिला देती है। अब भारती और लोगों को बताने के लिए नीचे के फ्लैट की ओर भागती हैं और लोगों को बताती हैं और फिर वापस फ्लैट में आ जाती हैं और नूपुर से कहती है कि नीचे वाली आंटी आ रही हैं, मैंने सबको बता दिया है। और फिर वो अपने और भी काम करने थे क्योंकि और भी उनकी जॉब थी, तो शायद वो वहाँ से उस समय चली जाती हैं। एक चीज़ ये भी है कि नूपुर तलवार जब भारती को ये बता रही थी तो वो बार बार इस चीज़ पे जोर दे रही थी कि ये देखो हेमराज ने आरुषि के साथ क्या कर दिया, हाँ हेमराज ने आरुषि के साथ ये क्या कर दिया, इस चीज़ को वो बार बार कह रही थी। तो अब भारती के जाने के बाद घर में भीड़ लग जाती है, यानी कि वो सबको बुला लेते हैं। उनमें उनके यानी कि नूपुर के माँ बाप और राजेश तलवार का भाई और देखने वाले लोग, यानी कि क्योंकि एक हंगामा सा मच गया तो वहाँ बहुत भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी और इस भीड़ के कारण बहुत सारे जो सबूत हो सकता था कि मिल सकते थे वो फिर कभी नहीं मिले। तो इसके बाद पुनीश राय टंडन जो कि नीचे ही रहते थे वो उस फ्लैट में आते हैं और उन्होंने देखा कि राजेश तलवार के जो सास ससुर थे वो वहीं सोफे पे बैठे हैं और उन्होंने डॉक्टर राजेश तलवार को उनके रूम में ही पाया और शोर शराबा देख के उन्होंने पूछा कि क्या किसी ने पुलिस को फ़ोन किया है, तो उनको जवाब नहीं में मिला। फिर राजेश तलवार और नूपुर तलवार यानी कि उन लोगों ने पुलिस को फ़ोन किसी ने भी नहीं किया था, या फिर वो सदमे में थे या फिर उस समय उनको इस बात का ध्यान नहीं था। बाकी उन्होंने पुलिस को बुलाने में इच्छा जाहिर नहीं की और पुनीश राय टंडन ही वो शख्स थे जिन्होंने नीचे उतरकर गार्ड से मुलाकात की। वीरेंद्र सिंह और पुनीश राय टंडन नीचे आते हैं और गार्ड वीरेंद्र सिंह को फ़ोन करते हैं। अब गार्ड वीरेंद्र सिंह जाते हैं और आरुषि के घर का मुआयना करते हैं और नीचे जाते हैं तो उनकी मुलाकात होती है पवन कुमार से। ये कांस्टेबल होते हैं और नाइट ड्यूटी करके ये घर आ रहे होते हैं, तो ये सारी जानकारी इनको देते हैं। पवन कुमार अब फ़ोन करते हैं एसआई बच्चू सिंह को और इसके बाद पुलिस घर में आ जाती है। पुलिस के साथ एक लेडी कांस्टेबल भी आती हैं जिनका नाम था सुनीता राणा और इंस्पेक्टर दाताराम और एसआई बच्चू सिंह और इनके साथ सहकर्मी, ये लोग फ्लैट में जाते हैं और इनको फ्लैट का निरीक्षण उस तरीके से करने को उस समय नहीं मिल रहा था क्योंकि भीड़ थी।
सभी का वहाँ जमावड़ा था। तो ये अपनी तरफ से कोशिश करते हैं और राजेश तलवार का ये कहना था कि आप किसी भी तरीके से समय बर्बाद ना करें और हेमराज को पकड़ें, वो आरुषि को मार के भाग गया है। तो पुलिस की एक टीम को नेपाल भी भेजा गया, क्योंकि हेमराज नेपाल का ही रहने वाला था, तो उन्होंने सोचा मार के शायद वहाँ भाग गया हो। तो हेमराज कहीं मिल नहीं रहा था और अब पुलिस निरीक्षण करती है राजेश तलवार के घर का। तो मामले की जांच एसआई दाताराम नैनोरिया इनके हाथों में थी। तो मामले की जांच होती है तो आरुषि का गला कटा हुआ पाया जाता है, चादर में खून के धब्बे पाए जाते हैं और खून से सनी चीज़ें वहाँ पाई जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा सिर तकिए पे आरुषि का रखा हुआ होता है और आरुषि एक वाइट कलर के कंबल या चादर से उसका निचला हिस्सा ढका हुआ था और एक नीले कलर की टी शर्ट आरुषि ने पहनी थी, जो कि उसकी कमर से थोड़ा ऊपर उठी हुई थी और जो पतलून या फिर लोवर था उसका बांधने की जो नाड़ा या रस्सी हम कह सकते हैं वो खुली हुई मिली और कमरे का जो सामान था वो व्यवस्थित था, न कुछ चोरी हुआ था और ना ही कुछ गिरा पड़ा या टूटा फूटा दिख रहा था। केवल बेड का ही हाल थोड़ा सा गड़बड़ था। और पुलिस ने ड्राइंग रूम में से डाइनिंग टेबल पर एक वैलेंटाइन स्कॉच विस्की प्लेट और गिलास वगैरह जमा किया और हेमराज के कमरे से भी जो है कुछ बोतलें मिली, जिसमें एक स्प्राइट की बोतल थी और 2 शराब की बोतलें भी थी। इसके बाद जो है पुलिस ने जो है वहाँ पंचनामा भी किया और अपनी रिपोर्ट बनाई और आरुषि की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब आरुषि की बॉडी का पोस्टमार्टम भी वहाँ 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक चलता है, जिसका डॉक्टर सुनील कुमार दोहरे इन्होंने ही पोस्टमार्टम किया। तो 1.5 घंटे पोस्टमार्टम चलता है। इस बीच घर को पुलिस निगरानी करती है, जांच पड़ताल करती है, फोटो वगैरह लिए जाते हैं और पोस्टमार्टम करने के बाद जो मेन चीज़ सामने आती है वो ये कि आरुषि का गला काटा गया है एक शार्प हथियार या चाकू या खुकरी से और उसको एक गहरी चोट मारी है, यानी कई चोटों में से एक ऐसी चोटें हैं जिनको मारने के लिए इस्तेमाल किया गया हो, या हथौड़ा या फिर जैसे कि गोल्फ किट होती है, क्योंकि उनके घर में गोल्फ किट मौजूद थी जिस प्रकार से एक हॉकी होती है। और इसके अलावा पता ये चला कि आरुषि के साथ कोई यौन शोषण नहीं हुआ और ना ही उसका रेप हुआ है। तो ये सारा
कुछ होने के बाद राजेश तलवार और नुपुर तलवार को आरुषि की बॉडी दे दी जाती है। पुलिस समझती है कि केस क्लियर है, यानी कि ओपन इन शट केस है। नौकर मालिकों के बच्ची को मार के भाग गया है, तो अब नौकर को पकड़ना है, बस यही केस है। मगर अब जब बॉडी घर पर दे दी जाती है आरुषि की, तो शाम को अंतिम संस्कार किया जाता है और आरुषि की जो अस्थियां होती हैं उनको लेकर परिवार को सुबह उसका विसर्जन करने गंगा नदी में हरिद्वार जाना था। इसके पहले जब वो विसर्जन करने जाते हैं, जब वो अंतिम संस्कार करने गए हुए थे, तो उनके घर की सफाई पुलिस की निगरानी में हो जाती है, क्योंकि घर को साफ रखना था। उनके हिसाब से उनके घर में किसी का देहांत हुआ था और उसके बाद वगैरह घर की सफाई वगैरह का प्रावधान उनके हिसाब से रहता हो, तो उन्होंने इस हिसाब से घर को साफ किया। पुलिस ने इसलिए नहीं रोका क्योंकि उनके हिसाब से केस सिंपल खुल चुका था। उनके आगे कुछ समझने का नहीं था कि आगे कुछ हो पाएगा, तो उनके लिए केस क्लियर था, इसलिए उन्होंने भी किसी चीज़ में दखल नहीं दिया। अब सुबह को राजेश तलवार और आरुषि तलवार राजेश तलवार और नुपुर तलवार ये दोनों आरुषि यानी कि अपनी बेटी की अस्थियों को लेकर हरिद्वार गंगा नदी जाने के लिए निकल जाते हैं। पुलिस ने जो जो चीज़ें थी, जैसे कि बोतल वगैरह जो मिली थी, और सारी चीज़ों को जब्त कर लिया था। और इसके बाद राजेश तलवार के मित्र यानी कि डॉक्टर राजीव कुमार वारशे और डॉक्टर रोहित कोचर, इनका कहना था कि घर की सीढ़ी जो छत की ओर जाती हैं उस पर खून लगा हुआ था। खून शुरू से ही लगा हुआ था और ताले पर भी खून लगा हुआ था। और इस ताले की ये कहानी है कि यानी कि इनके घर से एक सीढ़ी साइड से गई है जो कि छत की तरफ जाती है, यानी इनके फ्लैट से, तो उस पर ताला लगा हुआ था। वो ताला क्यों लगा था, इसके पीछे जो राजेश तलवार ने बताया था कि उनके यहाँ डेंटिंग पेंटिंग का काम हुआ है 2008 में ही, कुछ महीने पहले या फिर चल रहा था। तो वो डेंटिंग पेंटिंग करने वाले जो थे वो छत की टंकी से पानी भरा करते थे, तो उनको रोज रोज खोलना छत की टंकी पड़ता था। तो इस वजह से उस गेट की चाबी जो है हेमराज के पास रहने लगी थी और उस चाबी के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। तो वो चाबी हालांकि नहीं मिलती है। तो इन दोनों दोस्तों के कहने पर, जो कि राजेश तलवार के थे, छानबीन की जाती है उस खून के बारे में जो सीढ़ियों पर लगा हुआ था और उस गेट के ताले पर जो खून लगा हुआ था। तो पुलिस ऊपर की तरफ भागती है और गेट नहीं खुलता। हालांकि एक दिन पहले कुछ गद्दे वगैरह सूखने के लिए डालना थे, तो उनसे चाबी तलब की गई थी, यानी कि राजेश तलवार से, मगर उन्होंने चाबी देने से इनकार कर दिया था, यानी कि वो नीचे चले गए थे और या फिर उन्होंने टाला मटोली कर दी थी, इस टाइप की कुछ बात थी। हालांकि राजेश तलवार ने इस बात से इनकार किया और उन्होंने कहा कि मुझसे कभी चाबी तलब नहीं की गई। तो इसके
इसके बाद जब ऊपर वो ताला खोला जाता है तो सामने सभी ये देखकर शॉक रह जाते हैं